नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है, आप सब जानते हैं कि जयराम महतो जो JBKSS के अध्यक्ष हैं और गिरिडीह लोकसभा सीट से वो प्रत्याशी भी हैं, और जब नॉमिनेशन करने के लिए गए थे तो पुलिस वारंट लेकर आ गई थी। उस मामले में आज रांची के सिविल कोर्ट में सुनवाई थी। ये मामला था नगड़ी थाना का और नगड़ी थाना के मामले में ही वारंट जारी किया गया था। लेकिन इस मामले में बहुत बड़ी राहत मिली है जयराम महतो को। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल महतो हैं जो JBKSS के वरीय उपाध्यक्ष हैं। और ये जो पूरी सुनवाई हुई, इस दौरान ये कोर्ट में मौजूद रहे, क्या कुछ हुआ और क्या राहत मिली, ये बताइए आप। दादा, सबसे पहले आपके चैनल को सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। देखिए, आज हम लोग को जो वारंट इशू हुआ था टाइगर जयराम महतो के नाम पर, वो वारंट एक तरह से खारिज हो गया है, यानी नो कॉर्सिव लग गया है। नो कॉर्सिव क्या हुआ कि हम लोग की शुक्रवार को हम लोग का फाइल हुआ था, पर 5 तारीख को सुनवाई हुआ था। नो कॉर्सिव, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो वारंट इशू हुआ है वो खारिज हो चुका है। मतलब आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक इस केस की सुनवाई चलेगी। और टेक्निकल वे में समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता और मानवाधिकार के अधिवक्ता सोनल तिवारी जी हैं। सोनल जी, ये मोतीलाल जी बोल रहे हैं कि जयराम महतो के मामले में नो कॉर्सिव लगाया गया है। ये नो कॉर्सिव क्या होता है? जी, जोहार सनी जी, जोहार मोती जी। नो कॉर्सिव तो एक एक्चुअली तरीके से अगर समझा जाए कि मान लीजिए कि किसी भी केस में मैं एक्यूज हूँ, मेरे ऊपर कोई भी केस किया गया है, तो जब हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में हम एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का मतलब है कि आप कोर्ट में अग्रिम जमानत मांग रहे हैं। मतलब कोई आपके ऊपर अपराध हुआ है तो बिना जेल गया बाहर जज को बोल रहे हैं कि हमें अग्रिम जमानत दिया जाए, हमें बाहर बेल दिया जाए। तो जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जो पहला काम जैसा आप करते हैं इन सब चीजों में, कॉल फॉर डायरी होता है। डायरी का मतलब होता है कि जो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस जो अपना रिपोर्ट बनाती है, वो पूरा लाके कोर्ट के समक्ष दिया जाए। इस दौरान जज को अगर लगता है कि हमें आवश्यकता नहीं है कि इस आदमी को अरेस्ट किया जाए, तो जज साहब ऐसे मामले में नो कोर्सिव ऑर्डर इशू करते हैं। नो कोर्सिव का मतलब है कि अब पुलिस जयराम पुलिसिया प्रक्रिया नहीं की जाएगी। मतलब गिरफ्तार नहीं कर सकती है पुलिस? गिरफ्तार नहीं कर सकती कोई। अब गिरफ्तार इनके खिलाफ अभी इस केस के संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। लेकिन उस दिन जो जयराम महतो फरार हुए, पुलिस उन्हें भगौड़ा बता रही है, तो क्या इस मामले में पुलिस को जो केस की है उसमें अरेस्ट कर सकती है? अलग केस में तो कर सकती है, वो एक अलग केस है जो चलता रहेगा। इस केस में जिसपे अभी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल हुआ था, जो नगड़ी वाला केस में, जो नगड़ी 48/2022 है, जिसमें जयराम जी के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया गया है, उस केस में बस आपको नो कोर्सिव ऑर्डर दिया गया है। बाकी किसी भी केस से इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब इसे केस में जयराम महतो के समर्थक इसे बड़ी राहत समझ सकते हैं? एकदम बहुत बड़ी राहत है। अब अगली सुनवाई 21 तारीख या 16 तारीख को है। जब भी है लंबी प्रक्रिया, तब तक तो अब इनको इस मसले में मतलब जहां पे मान ली अब एक चीज है, जयराम जी को ये चेक करना चाहिए कि किस किस केस में हमारे खिलाफ NBW इशू हुआ है। अगर मान लीजिए बस यही केस मेरे खिलाफ था जिसमें NBW इशू हुआ है, तो तब तो कहीं बाहर आके वो घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको आने से। अभी इसमें ऐसा ये भी नहीं जरूरी है कि ये जाके पुलिस मतलब कोर्ट में जाके बेल बॉन्ड जमा करें, ये सब की भी जरूरत नहीं है। तो अभी इनको बस चेक करना है कि अगर बस इसी केस में NBW था तब तो इनके लिए बहुत बड़ी राहत है। लेकिन किसी और भी केसेस में NBW है तो उसमें भी जाके इनको तुरंत का तुरंत एंटीसिपेटरी बेल लगाकर नो कोर्सिव ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो देखिए, बहुत शुक्रिया सोनल जी। तो देखिए, ये सोनल जी अधिवक्ता थे। हालांकि जयराम महतो का जो केस लड़ रहे हैं वो उनका क्या नाम है? रितेश महतो। तो रितेश महतो जी लड़ रहे हैं, और जैसा कि मोतीलाल बता रहे हैं कि बहुत शानदार तरीके से उन्होंने कोर्ट के अंदर पक्ष रखा। लेकिन अभी फ़ोन वो उठा नहीं रहे हैं और यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए उनसे मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है। आप खुद बताइए कि कैसे क्या हुआ, क्योंकि सुबह ये खबर आई कि इस मामले की अब कल सुनवाई होगी। देखिए, हम लोग की सुनवाई जो थी, हम लोग का फाइलिंग शुक्रवार को होना था, पर किसी कारणवश नहीं हो पाई। तो हुआ हम लोग को शनिवार को यानी 3 तारीख को हुआ। तो 4 तारीख को संडे पड़ गया, संडे को कोर्ट बंद था। तो हम लोग का अगली सुनवाई जो था, कोर्ट फाइलिंग होने के बाद हम लोग को 5 तारीख को सुनवाई होने था। पर 5 को क्या हुआ कि कोर्ट ट्रांसफ़र हो गया। और आप जानते हैं कि जब कोर्ट ट्रांसफ़र होता है तो 24 घंटे के बाद अगला सुनवाई होता है। तो हम लोग को कोर्ट ट्रांसफ़र जब हुआ तो हम लोग को 6 तारीख डेट मिला। 6 तारीख को 7:30 बजे हम लोग का टाइमिंग था कि 7:30 बजे हम लोग की सुनवाई होगी। जब हम लोग वहाँ 7:30 बजे पहुँचे तो फिर पता चलता है कि हम लोग का कोर्ट फिर ट्रांसफ़र हो गया। पर हमारे जो एडवोकेट हैं रितेश दा, उन्होंने हम्बल रिक्वेस्ट किया
कि ये जो मामला है ये बहुत पेचीदा और बहुत क्रिटिकल है, बहुत इमरजेंसी है, तो इस पे सुनवाई आज ही होना चाहिए। रिक्वेस्ट किए कि इसको केस को ट्रांसफ़र किया जाए, मेंशन किया जाए किसी और कोर्ट में, और उन्होंने मेंशन मांगा, रिक्वेस्ट किया, तो जज साहब ने उनको दे दिया, कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया। कोर्ट ट्रांसफ़र में अगली जगह सुनवाई जहाँ होनी थी वहाँ 9:30 बजे डेट टाइम मिला था, पर हम लोग को लगा कि आज 9:30 बजे सुनवाई नहीं हो पाएगी। पर देखिए ऊपर वाला का साथ था, नियति का साथ था कि 9:25 में हम लोग को कॉलिंग किया गया कि आप लोग की सुनवाई है। 9:25 में हम लोग घुसे, दौड़ते दौड़ते घुसे, 9:30 बजे तक ही समय था, 25 में घुसे और 9:25 में, हाँ, और सुनवाई वो सुनना चालू किए। तो हमारे जो वकील थे बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि वो हमको स्पेशली तौर पर बुलाया गया था कि आप आके और खुद वहाँ रह के सुनिए कि किस तरह से हम अपना दलीलें पेश करते हैं, किस तरह से हम बहस करते हैं। और उन्होंने 20 मिनट तक बहुत शानदार तरीके से मतलब बहस किए। वो इतना शानदार तरीके से उन्होंने बहस किया कि सब पक्षों को रखा। सबसे पहले बोले कि हम लोग पहले स्टूडेंट हैं, पीएचडी का छात्र है, और पीएचडी छात्र होने के नाते हम लोग जो केस को जो है क्या बोलते हैं, आंदोलन को हम लोग जो नियोजन नीति होता है झारखंड में, जो एग्ज़ाम जो सही से फेयर तरीके से नहीं हो रहा है, भाषाएं जो अतिक्रमण किया गया उसको लेकर प्रोटेस्ट किए थे, सारा सबूत दिखाए। उसके बाद बोले कि हम लोगों ने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया है जिसमें सरकारी काम में बाधा डाला गया हो। यहाँ पर 3 बैरिकेडिंग लगाया गया था, उस दिन तो आप भी थे, रिपोर्टिंग करने गए थे। 22 का मामला है, 21 मार्च 2022 को ये खेत पे लगाया गया था, ऐसा ही रख दिया गया था और इसको केस बना दिया गया है। और दूसरी बात वहाँ के जो ग्रामीण एसपी नौशाद आलम का एक बाइट भी मैंने लिया था, तो उन्होंने भरोसा भी दिया था कि ये जो छात्र हैं ये छात्र बहुत अच्छे हैं, इन पर केस नहीं किया जाएगा, और चुपके से केस करके रख दिया गया था। वही उनका बाइट, हाँ वही बाइट है। तो देखिए इसी मामले में ये उस समय के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम थे, वो क्या कर रहे हैं इस मामले में? परिसर के बाहर ही कोई भी प्रदर्शनकारी रह सकते हैं या कोई भी आदमी जुलूस लेके आने वाले, तो इसलिए इनको रोक दिया गया था। ये बैरिकेडिंग लगा हुआ था। इन्होंने अभी अपना कई सूत्रीय मांगों का जो ज्ञापन दिया हम लोगों ने रिसीव किया है, रिसीविंग मैंने दे दिया है इनको, और ये उचित प्लेटफॉर्म पर हम लोग पहुंचा देंगे इसको। मामला दर्ज होगा, चूंकि इससे पहले जो आंदोलन हुआ था, क्या चीज का मामला पर मामला दर्ज हुआ था, ये लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं 144 लागू है, और ऐसे में तो 144 जो सरहद हम लोग का है ना उस एरिया में है, उधर सरहद नहीं तोड़े। हाँ, सरहद तो अभी तक तो नहीं आया। ये बोल रहे हैं कि सरहद अभी तक नौशाद आलम खुद कह रहे हैं, और इन्होंने एसडीओ के सामने कहा था। क्योंकि इसलिए कहा था क्योंकि हम लोग ऐसा कोई कृत्य नहीं किए थे। जब हमारी भीड़ बैरिकेडिंग जो मेन बैरिकेडिंग था उन्होंने तोड़ने के लिए निकला था, तो टाइगर जी ने अपने टाइगर जयराम महतो ने खुद माइक संभाल लिया था। आप वहाँ रिकॉर्डिंग भी किए थे और आपका बाइट भी है मीडिया में, आप देखिएगा, जिसमें टाइगर जयराम महतो कहते आप किससे लड़ना चाह रहे हैं, आप किसको मारना चाह रहे हैं। जो आपका बैरिकेडिंग के उधर जो खड़े हैं जो पुलिस वाले, वो भी तो आपके मामा फूफा के बेटे हैं, और इधर वाले भी उसके मामा फूफा के बेटे हैं, चाचा के बेटे हैं। अगर तुम मारोगे वो मरेगा, वो मारोगे तुम मरेगा। तुम किससे लड़ने आए हो? सिस्टम से लड़ने आए हो, तो सिस्टम से लड़ो और सिस्टम में रहो। और सारा भीड़ जो है वो बैठ गई थी। इस मैटर को, इस कंडीशन को देखते हुए वहाँ जितने भी ऑफिसर थे, उस दिन हमको याद है 3 डीएसपी को लगाया गया था, जिसमें से एक नौशाद आलम भी थे ग्रामीण डीएसपी में, एसपी थे, एसडीओ महोदय भी ग्रामीण एसपी हैं, ग्रामीण एसपी थे, तो ग्रामीण एसपी वहाँ भी मौजूद थे। और उन्होंने कहा था कि इस लड़के में है क्वालिटी है, ये लड़का पे केस नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने उल्लंघन नहीं होने दिया। क्योंकि हम लोग जहाँ बैरिकेडिंग लगाए थे तो बैरिकेडिंग को जो ऐसा ही रख दिया गया था, उस बैरिकेडिंग को भी हम लोग नहीं छुए थे, हम लोग दूसरा खेत की तरफ से आए थे वहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर गलत हुआ था। उसके बाद जब केस हो गया, इन्होंने हम लोग बता रहे थे क्या आज हम लोग से गलती क्या हुआ, हम लोग से गलती हुआ कि जिस दिन वो कांड हुआ था उसके बाद हम लोग अगला दिन पेपर नहीं पढ़े थे। हम लोग निश्चिंत थे कि ये तो केस होना नहीं है, क्योंकि भरोसा दे दिए हैं, तो हम लोग पेपर नहीं पढ़े, तो इसको केस करके रख दिया गया था। उसके बाद देखिए 28 जुलाई 2022 को इसमें वारंट इशू हो जाता है। और वारंट बिना नोटिस का, देखिए कभी भी आपको वारंट इशू होने से पहले जो आपका दोषी रहते हैं उसको आपको 3 नोटिस भेजना पड़ता है, कम से कम आपको ये 41A का नोटिस भेजना पड़ता है कि आप क्या किए थे। तो इन्होंने बिना नोटिस भेजे और उसको अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया था 28 जुलाई। और आज तक 28 जुलाई के बाद 2 साल तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, जबकि जयराम महतो ऐसा नहीं कि छुप गया था या भाग गए। कोर्ट में जिक्र किया आपके अधिवक्ता। हाँ, हमारे अधिवक्ता ने बहुत यही बता रहे हैं, जो अधिवक्ता बता रहे थे वही बात को हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं कि हमारे जो दोषी हैं वो, मान लीजिए आप दोषी मान रहे हैं, ऐसे तो हम दोषी नहीं मानते, पर वो आप दोषी मान रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं है 400 सभाएं की, तब पुलिस तक आज तक उसको अरेस्ट नहीं की। क्यों? और अचानक से बिना 41 का नोटिस भेजे, और जिस दिन उसका नामांकन रहता है उस दिन पता चलता है कि वारंट लेके वो पुलिस पहुंचती है। तो जब हम लोग को 30 अप्रैल को पता चलता है कि कल ये इस केस पर
जो 48/2022 जो नगरी थाना का केस है उसमें अरेस्ट करेगी पुलिस। तब फिर आनंद फानन में हम लोग को एफिडेविट में नहीं था, हम लोग जानकारी रहता तब में तो एफिडेविट में देते। फिर आनंद फानन में रात में टाइपिंग कराया जाता है नामांकन एफिडेविट में कि ये केस भी है। हम लोग ने निर्वाचन आयोग से छुपाया नहीं, हम लोग ने फिर उसको टाइपिंग करा कर। कुछ लोग कहते हैं कि जब नगरी थाना के केस का जानकारी नहीं था तो फिर वो एफिडेविट में आया कैसे? हाँ। तो हम लोग को 30 तारीख को रात को पता चलता है, 1 तारीख को नामांकन है, 12 बजे रात हम लोग जाकर टाइपिंग कराए हैं उसको और टाइपिंग करा के एफिडेविट में दिए हैं। तो अगर हम लोग को केस की जानकारी रहता तो हमारा एक केस तो नहीं है, 7-8 केस है, और 7-8 केस में 4-5 केस में तो हम लोग बेल ले चुके हैं। और जो तो बचे हुए क्या बोले जज साहब, क्या बोल के इस पे जो लगाए हैं? हाँ, तो उन्होंने देखा उस चीज को कि बात है गलत तरीके से वारंट इशू किया गया है। जज साहब ने देखा, बहुत 20 मिनट तक सुने, बहुत ध्यान से सुने, बहस को भी बहुत ध्यान से सुने। उसके बाद जो सरकारी वकील है उनसे पूछा कि ये तो गलत तरीके से किया गया, आपके पक्ष में क्या कहना है, सरकार से पक्ष से क्या कहना है? तो वो शांत हो गई, चुप हो गई। गलत तरीके से था, वो भी शांत हो गई। तब उन्होंने तुरंत लगा दिया उसको, तुरंत कह दिया कि इस वारंट को कि अगली सुनवाई तक इस पर मतलब पुलिस अभी गिरफ्तार इस मामले में नहीं कर सकती। इसका जब तक अब चलेगा ये केस, जब तक एंटीसेप्टरी बेल के लिए जब तक चलेगा तब तक इस पे अरेस्ट नहीं कर सकती। तो ये जो दूसरा केस हुआ है जिसमें 11 लोग हैं ये जयराम महतो को भगाने के आरोप में, तो क्या उस मामले में भी एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है या ऐसा कुछ कोई जानकारी है? केस हुआ है, किस किस पर हुआ है? नहीं, अगर वारंट इशू होती 41 का नोटिस, मतलब उसमें भी नियम है कि अभी 3 नोटिस देना होगा। अभी 41 का नोटिस शायद आया है, मेरे तक नहीं आया, हम भी नामजद हैं पर अभी तक तो मेरे पास नहीं पहुंची है। और सुनने में आया कि है, उसके बाद उसको अगर ऐसे वारंट इशू होगा तो हम लोग भी केस फाइल करेंगे। कल डीसी ऑफिस में भी बुलाया गया है जो प्रस्तावक थे, क्या कैसे जाएंगे आप लोग? हाँ, प्रस्तावक भी गलत है। प्रस्तावक होगी, अच्छा कोई ऐसा आदमी जो चुनाव लड़ने जाएगा, अब बताइए आप ही चुनाव लड़ने जाएंगे, चाहेंगे कि दूसरा आदमी से दूसरा प्रस्तावक और दूसरा से साइन कराएं? ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। हम लोगों ने एक आदमी को जैसा उसका नोटिफिकेशन है चुनाव आयोग का कि ये गलत साइन है, वही व्यक्ति ने साइन किया है। अब संदिग्ध बताएं, संदिग्ध कैसे हो सकता है? तो ये केवल जयराम महतो को वो पेश हो, मतलब एक षड्यंत्र था। पर कल हमारे प्रस्तावक भी वहाँ मौजूद रहेंगे, उसके लिए भी एफिडेविट दायर कर दिए। तो जयराम महतो को भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया है? जयराम महतो को नहीं, वैसा नोटिस में नहीं, केवल प्रस्तावक को। और संजय महतो को जो अरेस्ट किया गया था उसके लिए भी हम लोग बेल ले लिए, वो बाहर भी आ चुके हैं। तो संजय महतो जो अरेस्ट हुए थे बेल भी मिल गया? हाँ, बेल भी मिल गया, वो प्रस्तावक भी थे। तो ये रिजवान क्रांतिकारी, हाँ, उनको भी बेल मिल गया, फरजान खान को भी बेल मिल गया। मतलब जितने लोग अरेस्ट हुए थे सबको बेल? हाँ, बेल मिल गया। एक और कोई रवानी थे, हाँ, वो क्या रवानी थे, नाम भूल रहे हैं उनका, और सुदीप, तो 5 लोग थे। विक्रम रवानी थे। तो इन लोगों को सबको मिल चुका है। मतलब सब बाहर भी आ गए या फिर कल आ जाएंगे? हाँ, कल आ जाएंगे, और कल भी हियरिंग भी है और भी केस का। तो सब उपस्थित रहेंगे, मतलब सब ठीक हो रहा है? सब ठीक है, 99% जो है टाइगर जयराम महतो का नामांकन हो रहा है और गिरिडीह लोकसभा से वो प्रत्याशी बन रहे हैं। तो एक सवाल जो लगातार गूंज रहा है कि खुद को टाइगर बोलते हैं और भगौड़ा हो गए, भाग गए, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, रणभूमि का हमेशा एक नियम रहा है कि कभी कभी पीछे खींचना पड़ता है। चलिए महाभारत से शुरू करते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण जो रणभूमि छोड़ के भाग गए थे, इसलिए उनका एक नाम पड़ा है रणछोड़ दास। रणछोड़, क्योंकि रण छोड़ के निकल गए थे, क्योंकि उसको युद्ध, और फिर आए और फिर युद्ध को जीते, क्योंकि वहाँ छोड़ना जरूरी था। जब आपातकाल का दौरान चला तो सबसे बड़े आंदोलनकारी समाजवाद के जिसने नारा दिया, बुलंद किया, जयप्रकाश नारायण, वो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ के नेपाल चले गए थे, नेपाल भाग गए थे। फिर उन्होंने आए और फिर इंदिरा गांधी का कुर्सी हिला दिए थे और समाजवाद का नींव रखा। आज तक के इतिहास है कि गांधी पटना को जो गांधी मैदान है, आज तक वही भर पाए हैं। और उदाहरण देते हैं, इमरजेंसी के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, रणनीतिकार कहा जाते हैं, वो भी भाग गए थे विदेश। तो कभी कभी, और कौन नहीं भागा है? कम्युनिस्ट का जब शासन था बंगाल में, तब ममता बनर्जी को भी इसी तरह परेशान किया गया था और वो बेचारी भी इसी तरह छुप छपाती हुई भागती हुई, और इस तरह से अभी कहाँ है? तो बंगाल के सीएम है। मायावती को भी किसी तरह से एक टाइम था कि उसको छोड़ के भागना पड़ा था मैदान। तो कहीं कहीं एक रणनीति का हिस्सा होता है, कूटनीति का हिस्सा होता है कि आपको मैदान को पीछे लेना है। उसको भगोड़ा नहीं कर सकते, और कूटनीति का हिस्सा कह सकते हैं आप, वो कूटनीति का हिस्सा था। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मीडिया में नहीं बता सकते, पर कुछ चीज़ें था कि जयराम महतो को वहाँ रणभूमि को छोड़ना, सारे लोगों ने तर्क दिया कि रणभूमि को नहीं छोड़ना चाहिए था, पर हमने कहा, हमने जो वहाँ देखा, एक वरीय पदाधिकारी होने के नाते वहाँ छोड़ना भी सही था और ना छोड़ना भी सही था, दोनों चीज़ें वहाँ सही था।
मतलब आप लोगों को लगता है कि उनकी अरेस्टिंग होती तो स्थिति गड़बड़ा सकती थी? हाँ, गड़बड़ा सकती थी, क्योंकि भीड़ ऐसा था ना, इसलिए ऐसा करना भीड़ पड़ा। को बुलाना बहुत आसान कठिन, बुलाना भी कठिन है तो संभालना भी उतना ही कठिन है। तो वहाँ जिस तरह से भीड़ उग्र उपद्रव होता, मान लीजिए हमारे लोग ही छिना झपटी होते, घायल होते, किसी का माँ था, बहन था, उसके पेट में गोद में बच्चा है, मान लीजिए किसी तरह से अप्रिय घटना हो जाता तो उसका दोषी कौन लेता, उसका जिम्मेवारी कौन लेता? तो इसलिए हम लोग को वहाँ कदम पीछे लेना पड़ा। तो कब आ जाएंगे जनता के सामने, कैमरे के सामने? देखिए, इस केस में तो पूरी तरह से राहत मिल चुकी है, बाकी एक दो केस और भी हैं, उसकी हम लोग फाइलिंग कर चुके हैं। कुछ दिन में वो जनता के सामने होंगे और टाइगर हैं, आएंगे दहाड़ेंगे, फिर उनको कौन रोक सकता है। तो बिल्कुल देखिए, ये मोतीलाल महतो हैं जो JBKSS के उपाध्यक्ष हैं, और ये कह रहे हैं कि कभी कभी लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है, और यही वजह है कि जयराम महतो, जिन्हें ये सब प्यार से टाइगर कहते हैं, और जो जो कोर्ट से जो ऑर्डर आया है बाकायदा, उसमें जयराम महतो एलाइस टाइगर जयराम महतो, मतलब अब आधिकारिक तौर पे भी टाइगर जयराम महतो उनका नाम हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो पीछे ज़रूर हटे हैं, लेकिन बहुत जल्द सामने आएंगे। और जिस तरह से आज कोर्ट में एक ही दिन में ये सुनवाई हुई और इतनी बड़ी राहत मिली, दूसरी तरफ जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं बता रहे हैं कि उन सबको भी बेल मिल गया, तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर इन लोगों की जीत हो रही है। तो अब उम्मीद कीजिए कि जल्द हुई वो सामने होंगे और फिर आप लोगों से मुखातिब होंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in